अच्छा जी, सीधी खबर, सब तो पहले खुशखबरी, और वो ये है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाकिस्तानी फौज ने पाक अफगान सरहद के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए उनके कमांडर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक किया है। अच्छा, ये कोई आम कमांडर नहीं है, इसकी डिटेल्स अभी मैं आपको बताता हूँ। ISPR के मुताबिक फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों ने 29 और 30 की दरमियानी शब बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ग्रोह की नकलो हरकत को बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाया। कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द बशमूल हाई वैल्यू टारगेट खारजी अमजद जो है वो मारा गया है। कारी अमजद के नाम से जो है वो इसको जाना जाता था, तो ये मारा गया है। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ISPR ने बताया कि जी हलाक होने वाले दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब अमजद उर्फ मजाहम कह रहा हूँ, मजाहम भी इसमें शामिल था। हलाक होने वाले इस खारजी अमजद और खारिज कमांडर नूर वली का नायब, यानी इसे तस्वुर किया जाता था, ये जो नूर वली है जो हेड करता है TTP को, ये उसका नायब कंसिडर किया जाता था। और भारतीय प्रॉक्सी फितन खारिज की रहबरी शूरा का ये सरबरा था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कमांडर अमजद कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था और इसको बड़ी देर से इसको ट्रैक किया जा रहा था, जबकि हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। हलाक होने वाला दहशतगर्द अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्दों की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों की मनसूबाबंदी कर रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी का तासुर देना और बाजोड़ मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों से खारिज का गिरता हुआ हौसला बहाल करना है। अब ये जो कारी अमजद है, ये है कौन, ये ज़रा मैं आपके साथ तफसील इसकी शेयर करना चाहूँगा। इसे जो है वो मुफ्ती हज़रत या मुफ्ती मज़ाहम के नाम से भी जो है इसको जाना जाता था। TTP की शूरा का अहम रुकन और मुफ्ती नूर वली महसूद के बाद ये TTP का दूसरा बड़ा जो है वो रहनुमा कंसिडर किया जाता था। वो ना सिर्फ तंजीम की मनसूबाबंदी में पेश था, बल्कि मैदान अमल में भी सरगर्म किरदार अदा करता रहा। अमेरिका ने 2022 में इसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो करार दिया था। और कारी अमजद ने खैबर पख्तूनख्वा और साबका फाटा में मुतअद्दिद खुदकुश हमलों, बारूदी सरंगों के धमाकों और सरहदी चौकियों पर हमलों की मनसूबाबंदी की। खासतौर पर लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाना और तालीमी इदारों की तबाही के लिए जो है ये बड़ा बदनाम था। इस हवाले से इसने TTP के अंदर ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स टीमें जो है वो तश्कील दी, जो सरहदी चौकियों पर बम गिराने की कार्रवाइयों में मुलविस थी। इसके अलावा वो तंजीम के अंदर नई दहशतगर्द तकनीकों और तरबीती मराकज़ के क़याम में भी पेश रहा। कारी अमजद की हलाकत से TTP के कमांड एंड कंट्रोल ढांचे को जो है वो बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा है। और इस वाक़े के बाद तंजीम के बाजोड़, सवात और शुमाली वज़ीरिस्तान के नेटवर्क्स के दरमियान राब्ते और हम आहंगी जो है वो मुतासिर हुई है। तो ये पाक फौज की मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। और स्पेशली जो हम पिछले 2 हफ्ते से एक टेंशन देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर भी, इवन दो इस वक्त नेगोशिएशंस का, मैं उसके बारे में भी डिटेल शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर इतना बड़ा कमांडर जो है वो मारा जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल में खराज तहसीन पेश करना चाहिए उन ऑफिसर्स को जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है और इसको टारगेट किया है। इसके साथ साथ एक और खबर भी जो आई है वो खुरासान डायरी ने एक ये खबर रिपोर्ट की है। उन्होंने कहा है जी कंधार आर्मी कोर, ये बेसिकली अफगानिस्तान की जो तालिबान फौज है उसके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनकी एयरफोर्स, जो पता नहीं कितनी को बड़ी एयरफोर्स है, वो जनाब एक ट्रेनिंग बॉम्बिंग एक्सरसाइज जो है वो कर रही है पंजवाई डिस्ट्रिक्ट में, कंधार के अंदर अफगानिस्तान में, यूजिंग इंडियन मेड MD हेलीकॉप्टर्स। तो ये इंडियन हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी अब यहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान के अंदर उनका फुटप्रिंट आपको जो है वो नजर आना शुरू हो चुका है। तो हम पिछले 2-3 हफ्ते से जो बात कर रहे थे ना कि इन लोगों का जो दिमाग खराब हुआ है, ये जो कुछ भी प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हैं, इसमें बेसिकली बदबू जो है वो दूसरी साइड से आ रही है। ये सारी गंदगी का माहौल जो है ये बेसिकली दूसरी साइड से आ रहा है। असलहा भी, आइडियाज़ भी, पैसा भी, सब कुछ, और मॉरल सपोर्ट भी, ये सारी बेसिकली उस साइड से आ रही है, जो खुरासान डायरी भी जिसको रिपोर्ट कर रहा है। उसमें अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने लोकल रेजिडेंट्स को, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनको पहले ये कहा है कि जनाब आपको जो है गन फायर की आवाज़ें भी आएंगी, बम धमाकों की भी आवाज़ें आएंगी, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो हो रही है। अच्छा, मेरे सिर्फ एक जेन में मेरे एक सवाल है कि यहाँ पर तो उन्होंने लिखा है कि इंडियन मेड MD हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जाहिर बात अगर ये इंडियन मेड MD हेलीकॉप्टर्स है तो तालिबान को तो हेलीकॉप्टर नहीं चलाने आते। जाहिर बात है, इसका मतलब है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं आए होंगे, बल्कि यहाँ पे जो है वो ट्रेनर्स भी आए होंगे, और ये ट्रेनर्स आके जो है इनको ट्रेनिंग देंगे। इनके साथ मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि तालिबान के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि आप जानते हैं कि अरबों रुपए का असलहा जो है वो अमेरिकन वहाँ पे छोड़ आए थे। जब उन्होंने अमेरिका से अपना इनखला किया था तो बहुत सा असलहा, बहुत से टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सब कुछ छोड़ आए थे, जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर भी बताया जाता है कि वहाँ पे मौजूद थे। इवन दो उन्होंने कहा कि जी हमने इनको जो है वो डिसआर्म कर चुके हैं, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ाए जा सकते हैं, इनके अंदर एम्यूनिशन, असलहा वगैरह कुछ भी ऑपरेटिव नहीं है। तो इनके पास सामान तो मौजूद था, बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, बख्तरबंद गाड़ी तो खैर चलाना इट्स जस्ट लाइक अ कार, आपने चलानी होती है, लेकिन जो टेक्निकल इक्विपमेंट था वो इनके पास मौजूद था, लेकिन उनको चलाना ही नहीं आता था। सारी बात है, ये कोई आम बंदे के ये उस तरह तो नहीं है कि एक आदमी जो गाड़ी चला रहा हो आप उसको एकदम उठा के जहाज़ में बैठा दे कि चल पुत्र जहाज़ चला, नहीं, वो बिल्कुल सिस्टम ही टोटली डिफरेंट होते हैं। जहाज़ चलाना एक आर्ट होता है। तो अगर ये हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो होने वाली कार्रवाई है इसमें इंडियन ट्रेनिंग भी जो है वो आपको नजर आएगी।
वैसे तो ये पहले भी हरकतें करते थे, अब तो इन्होंने यूटर्न मारा है बेसिकली इंडियंस ने। इवन जो जब ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी और अफगानिस्तान के अंदर उस वक्त अमेरिकन ऑपरेशन चल रहे थे और नदर्न अलायंस एक वहाँ पे जो बना हुआ था जो तालिबान के खिलाफ जो है वो बनाया गया था, तो उसमें इंडियन एक्चुअली पैसा भी इन्वॉल्व होता था, डेवलपमेंट्स भी वो लोग करते थे, अपने सफारत खानों को, कॉन्सुलेट्स को उन्होंने एक्टिव भी किया हुआ था, और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स वगैरह भी वहाँ पे देते थे। नदर्न अलायंस को ट्रेनिंग देने के अंदर भी जो है वो इंडिया इन्वॉल्व होता था, और साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस को बनाने के अंदर भी जो है वो इंडिया बहुत इन्वॉल्व होता था, क्योंकि उनको पता था कि ये जो इंटेलिजेंस है, जो हम अफगान इंटेलिजेंस बना रहे हैं यहाँ पे, इन ऑफिसर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, ये बॉर्डर पार जाके काम हमारे लिए करेंगे, रॉ के लिए काम करेंगे। तो रॉ का बड़ा पुराना फुटप्रिंट है इंडिया के अंदर, जो आज से मतलब पिछले 20 साल में आपको जो है वो नजर आ रहा है, बल्कि 20 साल से भी अब ज्यादा हो चुके हैं। मतलब आपको याद होगा 9/11 का वाकया कब हुआ था, तो तब से लेकर अब तक 20 साल से जो है आपको इंडियन फुटप्रिंट वहां पे नजर आता है। फर्क सिर्फ ये है कि अब उसने साइडें स्विच कर ली है और अब वो तालिबान की तरफ जो है वो आ गया है। लेकिन जाहिर बात है हम भी जो है वो चुन चुन के मारेंगे इनको, ये दहशतगर्दी अगर इस तरह फैलाने की कोशिश करेंगे तो इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा। दूसरी जानिब कल हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक नेगोशिएशंस का प्रोसेस था वो बिल्कुल डिरेल हो गया था। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप कह लेंगे फॉर्मली अनाउंसमेंट्स भी हो गई थी, अताउल्लाह तारड़ ने कह दिया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है कह दिया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह जो है वो एक नई डेवलपमेंट हुई है और बताया गया है कि जनाब पाकिस्तान का जो वफ्द था वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जब बिल्कुल आखिरी मौके के ऊपर जो है वो कतर और तुर्की की जानिब से, मेज़बानों की जानिब से जो है वो इंसिस्ट किया गया पाकिस्तान को कि जनाब एक दफ़ा फिर से प्लीज़ आप वापस आइए और नेगोशिएशंस के प्रोसेस को जो है वो दोबारा शुरू करें। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी वफ्द जो है वो वापस होटल की तरफ आया और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेगोशिएशंस का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। अब आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका जो इस वक्त हरीफ है, मैं दुश्मन का लफ्ज़ ना इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि फिर भी जो मर्जी हो ब्रदर मुस्लिम मुल्क है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इंडिया की ऐसी की तैसी फेर के रख दूंगा, उसमें मैं ना कोई फिल्टर लगाऊंगा ना मैं कोई ऐसी बात करूंगा, लेकिन यहां पे फिर भी एक वाबस्तगी का एहसास अपने दिल में रहता है। क्योंकि इनमें से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये तालिबान कमांडर्स जो है ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने शादियां पाकिस्तान में आके की, इनके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स यहां पे मौजूद हैं, इनके आज भी चाचे मामे ताए खालाएं बहुत सी जो है वो यहीं पे पाकिस्तान में ही होंगी, लेकिन बॉर्डर पार जो है वो हरकतें भी पाकिस्तान के खिलाफ ही करते हैं। तो इन लोगों ने तो चले लिहाज नहीं किया, लेकिन शायद हमें, हमारी परवरिश, हमारा मुल्क हमें ये सिखाता है कि नहीं यार, जब बात एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क की आए ना तो फिर भी थोड़ा सा एहसास करें। वो एहसास वहां से तो नहीं हो रहा, लेकिन हम करेंगे। तो अफसोस इस बात का है कि यहां पे आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, यहां पे 3-4 दिन से नेगोशिएशंस हो रही हैं और बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस है। मतलब ना कोई गोली चल रही है, ना कोई ऐसी कोई बात हुई है, ना पाकिस्तानी, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको कंफर्म किया कि वहां से ये खबरें आ रही थी कि जनाब काबुल के ऊपर जो है वो कल रात को ड्रोन्स देखे गए। तो मैंने कंफर्म किया, मैंने अपने सोर्सेज से एयरफोर्स के अंदर मैंने कंफर्म किया कि भाईजान ये हमारी चिड़ियां गई हैं वहां पे या कुछ और चक्कर है। तो मुझे कंफर्म किया कि नहीं जी हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि अब यू नेवर नो, या इंडियन ड्रोन्स ही हो वहां पे कि वो बेसिकली रैकी कर रहे हो या वो बैठ के जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हो, वरना ऐसा होता तो इंडियन मतलब वो जो तालिबान रजीम है उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके तर्जमान है वो अनाउंस कर देते, वो कहते थे कि लो जनाब पाकिस्तानी ड्रोन्स फिर आ गए। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं किया गया, क्योंकि हम फिर भी पीस को एक चांस दे रहे हैं कि नहीं यार बातचीत कर लो, बातचीत करके मसले को हल कर लो। तो खैर, जब मेरा पॉइंट ये था कि जब ये सब कुछ हो रहा है, जब ये सब कुछ इस्तांबुल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि एक ब्रेक थ्रू जो है वो हो जाए, वहां पे टीटीपी का कमांडर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके क्या हरकतें कर रहा है और किस तरह मारा गया वो, जस्ट व्हेन द नेगोशिएशंस आर टेकिंग प्लेस। तो इससे आपको अफसोस होता है ना। अब आप सिर्फ एक बात ज़हन में रखिए कि जब वहां पे तालिबान रजीम का वफ्द और पाकिस्तानी वफ्द जो है जब वहां पे आमने सामने बैठेगा तो ये जो कारी अमजद है ये डिस्कस होगा ऑब्वियसली, ये टेबल के ऊपर उसकी तस्वीर, ये मनहूस तस्वीर उसकी रखी जाएगी कि भाईजान ये देखें ये है, या ये अभी मारा गया है 24 घंटे के अंदर अंदर, और इधर आप बैठ के हमसे बातचीत कर रहे हैं। अब जो लेटेस्ट जो खबर है वो क्या है, जो उस साइड से अफगान साइड से बेसिकली जो चल रही है वो ये है कि जी वो ये कहते हैं कि जी अगर उन्होंने जो कम से कम अफगान जर्नलिस्ट इसको जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान को ये कहा है कि जी अगर टीटीपी की जानिब से कोई कार्रवाई हुई, अब आपके मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई या सब कुछ हुई, तो हम जो है ना इनको बेदखल कर देंगे, हम टीटीपी को बेदखल कर देंगे। भाई सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि टीटीपी आपकी सरजमीन पे मौजूद है, एक। दूसरा, कहाँ उठा के बेदखल करेंगे आप? समंदर में फेंकेंगे? समंदर तो आपके साथ है नहीं, तो समंदर पे भी नहीं जा सकता वो, ठीक है। सो आपके आसपास तो वैसे ही लैंडलॉक्ड हैं आप, आपके एक साइड पे पाकिस्तान है, नीचे ईरान है, और उसके बाद दीगर ममालिक जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो जाएंगे किधर? अल्टीमेटली, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया तालिबान के हवाले से, उनके रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से मिलते हैं जाके, आधे फैमिली मेंबर्स तो यहाँ पे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने करना कि आप उनको धक्का देंगे, धक्का देकर उन्हें इधर आना है। आप क्या चाहते हैं, उनको बॉर्डर के ऊपर भूनना शुरू कर दें? फिर यही होगा ना फिर अल्टीमेटली। तो ये इसका हल नहीं है, इसका हल ये है कि उनको पट्टा डालें, सिंपल इज दैट। आप उनको पट्टा डालें, या अगर आपके नाम पे कानून नाम की कोई चीज़ है, जो कि लगता नहीं है, पूरी दुनिया तो नहीं मानती कि आपके यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ है, तो फिर उनको कानून के दायरे के अंदर लेकर आइए। और वैसे तालिबान अपने लॉज को इंप्लीमेंट करने के हवाले से, चाहे वो खवातीन के हवाले से हो, बच्चों के हवाले से हो, स्कूलों के हवाले से हो, बड़े स्ट्रिक्ट हैं।
ठीक है, कपड़े किसने किस तरह के पहने इसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो जहन किस तरह के उनके चल रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर, वो किस तरह मुलविस है, उसके ऊपर भी तो फिर काम कीजिए। असल बात यह है। इसके अलावा एक और खबर जो है वो खास तौर पे इंडियन मीडिया की जो सोशल मीडिया के लौंडे लपाड़े हैं उनकी जानिब, क्योंकि आजकल ये टोटली अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये एक वीडियो, फेक वीडियो जो है वो चलाना शुरू की है व्लादिमीर पुतिन की, और ये बेसिकली डॉक्टर्ड है। और इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन को जो है इसकी आवाज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से व्हाट्सएप अंकल्स जो है ना यहाँ पे भी बड़े एक्टिव हो जाते हैं। लो जी पुतिन आया जाए जी, पुतिन ने भी साथ देता है। तो मैं जरा पहले से क्लियर कर दूं, इससे पहले कि आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर या वैसे ही मैसेज रिसीव हो, लेट मी क्लियर दिस आउट। ये पुतिन की ये जो टॉक है ना, ये फेक है। उसमें बेसिकली इंप्रेशन क्या दिया गया कि पुतिन खड़ा होकर तकरीर कर रहा है, और तकरीर करके जनाब उसने कोई तड़ी लगा दी है कोई पाकिस्तान को कि जी हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली 23 अक्टूबर 2025 की ये वीडियो है, और ये बेसिकली वहाँ पे रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटीज बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक तकरीब से ये खिताब कर रहा है, और उसके अंदर कोई पाकिस्तान का नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये डॉक्टर्ड वीडियो है। सो अगर आपको इस किस्म की कोई वीडियो आए, जो भी भेजे, तो चपाट आपने आगे से जवाब देना कि ये फेक है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में वेरीफाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ दीगर खबरें सियासत के मैदान की तरफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब चौथी दफ़ा अडियाला जेल गए, लेकिन फिर मुलाकात नहीं हो सकी। अडियाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा उनका आज भी इरादा नहीं मुलाकात करवाने का। अदालत तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं कर रही। आज खत लिखा है, वो उन्होंने कोर्ट ने रिसीव कर लिया है। उम्मीद है जल्द तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा। हम अडियाला की दीवारें नहीं तोड़ेंगे, आइन और कानून तोड़ने वालों को इंसाफ के कटोरे में लाएंगे। अदालती हुक्म के बावजूद जो भी मुलाकात से रोक रहा है, जो कोई इसमें मुलविस है, उस पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। जजेस को चाहिए कि अपने अहकामात मनवाएं। तो आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। इससे पहले उन्होंने सूबाई असम्बली के बाहर जो है वो गुफ्तगू की थी, और उसके ऊपर वहां पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो खबर दी है वो ये है कि पहले मरले में 10 से ज्यादा रुकनी काबीना को जो है वो फाइनल कर लिया गया है। यानी कि 10 नाम जो है वो कम से कम फाइनल कर लेंगे, विच इज अ गुड न्यूज़। मेरा ख्याल में इट्स टाइम टू मूव अहेड। आप ये बिला वजह का एक जो ना पंजाबी अडाला लिया है इसमें से बाहर निकलिए। ये जो लॉक हो गया है ना काम, ये मेरे ख्याल में से निकलने की जरूरत है। सूबे की जो गवर्नेंस की मशीनरी है उसको एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं, जो मुझे इतलात मिली है पेशावर से और मुख्तलिफ शहरों से, वो ये है कि बिल्कुल काम शाम सब बंद हो गया, क्योंकि मिनिस्ट्रीज ऑपरेट ही नहीं कर रही। आपको पता है जब आमतौर पे ये इस तरह की सिचुएशन आती है ना, ब्यूरोक्रेसी भी इंज करके हाथ खड़े कर लेती है। वो कहती है भाईजान असली कुछ भी नहीं करना, हमें क्या पता कौन सा वजीर आएगा, वो क्या करेगा, उसने किस चीज़ को प्रूव करना है, किसने नहीं करना, किधर पैसे लगाने हैं, क्या करना है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक टक करके जो है ना सब कुछ जाम हो जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अच्छी बात है कि उन्होंने कह दिया कि जनाब 10 रुकनी काबीना जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल हो रही है। इसके अलावा एक और जो खबर है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि जो सेनेट की खाली नशिस्त थी शिबली फराज साहब की, जिसमें आज मैंने आपको बताया था कि ज़िमनी इंतखाब होना है, सॉरी वो सेनेट का इलेक्शन होना है, उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब ही था। तो वो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खुर्रम ज़िशान हैं उनको खड़ा किया गया था, तो वो बड़े आराम से जीत जाएंगे। 91 वोट उन्होंने हासिल किए। उन्होंने एक्चुअली सुहेल अफरीदी साहब से 1 वोट ज़्यादा हासिल किया। उन्होंने 90 हासिल किए थे, उन्होंने 91 वोट हासिल किए हैं। अब खुर्रम ज़िशान साहब का नाम इससे पहले जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी जो है विड्रॉ कर लिया गया था, उनका नाम बीच में नहीं डाला गया था, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त। लेकिन अब जो है वो उनका नाम शामिल कर लिया गया, और उसके बाद नाउ ही हैज़ वन द सेनेट सीट। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े हार्डकोर किस्म के कारकुन जो है वो समझे जाते हैं, और वो अब यहाँ पे इलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक और चीज़ जो इस बात से पता लगती है वो ये है कि वो जो बार बार कहा जा रहा था ना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो टूट जाएंगे, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, या एफिडेविट साइन हुए में और आप देख लीजिएगा वो जगह चेंज कर लेंगे, ये कर लेंगे, नथिंग हैज हैपेंड। 90 वोट पहले डले, 91 वोट अब डले। इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ब्लॉक पूरी तरह धड़ा वहाँ पे जो मौजूद है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, वो कायम और दायम है। तो ये चीज़ जो है वो इसको भी प्रूव करता है। अलबत्ता खुर्रम ज़िशान साहब जो है ना वो बड़े हार्डकोर किस्म के, मतलब वो आप समझ लीजिए कि सुहेल अफरीदी साहब की फोटो कॉपी है, नजरियात के हवाले से, बयानात के हवाले से बिल्कुल फोटो कॉपी है। तो बड़ा एक हार्डकोर कारकुन जो है वो सेनेट की अब एक्सेस के अंदर जो है वो पहुंच गया है। इसके अलावा अलीमा खान और उनके वकला आज भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं हुए। उनके समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत थी। 6ठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। तो लेकिन निज़ाम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा, वरना यहाँ पे किसी का एक वारंट गिरफ्तारी निकला है तो वो और ना बंदा मिले तो 5 होर चुके लाई जाते यहाँ पे ये रिवाज है, बंदा ना मिले ना तो जो घर का दरवाजा खोलता है कहते हैं सबसे पहले तू तो डाले बाहर, उसके बाद आगे जाके उसके बाद घर की बिल्डिंग के अंदर जो पहला बंदा नजर आएगा एनु भी चुको, फिर दूसरा नजर आएगा तो अनु भी चुको, सारे चुक के उसके बाद जब वो 3-4 बंदे फैमिली के उठ जाते हैं तो फिर एंड में जाके पता लगता है वो बंदा खुद ही आ जाता है थाने पर, मैनू फाड़ लो, झाड़ दो सारे। ये बड़ा पुराना तरीका हमारी पुलिस के ऊपर जो है ये कहा जाता है। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर जो है वो ये है जनाब सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से, जिनके ऊपर बेसिकली मुनशियात का एक जो है वो मुकदमा, मुनशियात और दहशतगर्दी का एक मुकदमा जो है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी ने बरियत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद करने का फैसला किया। उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दी थी। अपने तफसीली फैसले में उन्होंने साकिब बशीर साहब ने एक्चुअली से ट्वीट किया कि जी मुनशियात और दहशतगर्दी के मनगढ़ंत झूठे मुकदमे में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की बरियत की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर बाज सिप्रा ने मुस्तरद कर दी। एक तो स्टेट काउंसिल की जानिब से बरियत की दरख्वास्त की मुखालफत की गई, दूसरा अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि पुलिस गवाहों के बयान पुलिस के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि मुलजिम को किसी सूरत सजा नहीं होगी। प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक जो पुलिस वाला मतीउल्लाह जान की गाड़ी की टक्कर से रात 2:15 बजे नाके पर जख्मी हुआ था उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है। मतीउल्लाह जान की गाड़ी से बरामद होने वाली
46 आइस को भी कब्जे में लेकर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। बगैर जरा के सहाफ़ी साकिब बशीर के बयान हल्फी को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मतीउल्लाह जान की गाड़ी ने मारगला रोड पर पुलिस कांस्टेबल को हिट किया। फिर मतीउल्लाह जान ने दूसरे पुलिस एहलकार से राइफल छीन ली और धमकियां भी दी। 246 आइस भी मतीउल्लाह जान की गाड़ी से बरामद हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक E9 मरगला रोड मौके पर ही मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार कर लिया गया था। जख्मी पुलिस एहलकार की मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो प्रोसिक्यूशन के किसी को के केस को सपोर्ट करती है। मनशियात के केसेस में पुलिस एहलकार भी अच्छे गवाह के तौर पर लिए जा सकते हैं। इस स्टेज पर बरियत की दरख्वास्त मंजूर करने के लिए ग्राउंड ना काफ़ी है। मतीउल्लाह जान साहब के बारे में नो ऑफेंस, मतीउल्लाह जान साहब को ना मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन प्रोफेशनली जितना पुराना मेरा करियर है ना, मैंने अपने साल, मेरा जो जर्नलिज्म का पहला साल था ना, मैं उस वक्त मैं और मतीउल्लाह जान साहब एक ही चैनल में काम करते थे, डॉन न्यूज़ में। तो मुझे 18 साल हो चुके हैं। 18 साल से मैं मतीउल्लाह जान साहब को जानता हूँ। पुलिस वाले से राइफल क्या छीनना, ये बच्चे से ना एक आइसक्रीम नहीं छीन सकते। अब आप मुझे इसको आप जिस मर्जी कॉन्टेक्स्ट में ले लें, ये किसी बच्चे से आइसक्रीम नहीं छीन सकते। ये ऐसी शख्सियत है। ज़बान के बेशक वो कड़वे हैं, अपने सवालात के हवाले से, अपनी सहाफ़त के हवाले से उनका एक अपना नज़रिया है, उसे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। हो सकता है मैं भी उनकी बहुत सी चीज़ों पर इख्तिलाफ़ करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस हुकूमत के ऊपर जो है वो एक बड़ा स्याह काला धब्बा है कि मतीउल्लाह जान को जो है ना वो अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और वो भी इस केस पे, मुनशियात के केस के ऊपर, मतीउल्लाह जान के ऊपर। लिटरली इट्स शेमफुल कि ये केस जो है वो आप इस तरह ड्रैग कर रहे हो। आप उनके ऊपर और मतलब कोई सहाफत, अगर केस ही बनाना था सहाफत के, मतलब मेरे ऊपर भी अगर आपने कोई केस बनाना होगा, आप सहाफत के बारे से यार गंदा केस ना बना देना, आपकी मेहरबानी। कोई मतलब हमारी रिप्यूट का थोड़ा सा ख्याल रख लेना यार। मतलब मैं यकीन करें, हम लोग चंद सहाफ़ी ना आपस में अब कई दफ़ा ये बात करते हैं कि यार इस सिस्टम का इस वक्त कुछ पता नहीं है कि आपके खिलाफ कोई केस खुल जाए, यकीन करें। लेकिन बस इतनी दरख्वास्त की जाती है पैन को साफ सुथरा जो केस पा देना, मतलब हमारी भी थोड़ी कोई रेपुटेशन है यार। मतलब वो कभी कभार ना कुछ ऐसे डाकू भी होते हैं जिनके अगेंस्ट जब केस डलता है ना, तो वो पुलिस वालों को उस वक्त खुद ही कह देते हैं कि जब केस भी पाना होगा ना साढ़े होते थे 2-3 करोड़ का पाना, 25-30 की चोरी ना पा देना साढ़े। तो इसलिए मुझे हैरानगी होती है कि मतीउल्लाह जान जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ जो है वो क्या किया जा रहा है। इट्स एक्चुअली शेमफुल एंड ही इज समवन जिसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत के अंदर नहीं फेस किया, बल्कि पिछले दौरे हुकूमत में भी उन्होंने बहुत कुछ फेस किया। ये पिछले दौरे हुकूमत में भी जो है वो गायब हो गए थे, शुमाली इलाका जात एंड ऑल दैट, और अब भी आप देखिए कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।